न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुद्गल। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पूर्वोत्तर में शांति के लिए नए युग की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र, असम सरकार और उल्फा के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समझौता पर हुए हस्ताक्षर। अमित शाह ने इस दिन को असम के भविष्य के लिए बताया सुनहरा दिन। जेडीयू के नए अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। पार्टी ने नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से चुना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के दौरे पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का करेंगे उद्घाटन। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या 7 करोड़ के आंकड़े के पार। और कतर की अदालत द्वारा 8 भारतीय पूर्व नौसेना कर्मियों की मौत की सजा कम होने पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया। कहा, विस्तृत निर्णय देखने के बाद निश्चित रूप से कानूनी टीम और परिवार के सदस्यों के साथ अगले संभावित कदमों पर करेंगे चर्चा। पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की उठाई औपचारिक मांग। ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले इस समय की सबसे बड़ी खबर, पूर्वोत्तर में शांति बहाली की दिशा में अहम कदम उठाते हुए आज केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से पूर्वोत्तर राज्यों में दीर्घकालिक शांति बहाल होगी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उल्फा के अरविंद राज खोवा समेत 16 प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के 13 प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। त्रिपक्षीय समझौते के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम को सम्मानित किया गया। साथ ही असम के कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दिन को सुनहरा दिन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली और पूर्वोत्तर के बीच की दूरी कम करते हुए सभी के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ही उग्रवाद, हिंसा और विवाद मुक्त उत्तर पूर्व भारत की कल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते हुए, जिससे पूर्वोत्तर भारत में शांति की स्थापना हुई। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज आसाम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर, खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के
पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई। साथ ही गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया कि समझौते में लिखी एक एक बात पर अमल किया जाएगा। आज ये समस्या का संपूर्ण समाधान हो रहा है, इसका मुझे आनंद है। उल्फा के प्रतिनिधियों से बात कर भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट का पैकेज और इसके साथ साथ ढेर सारे आसाम के विकास के प्रोजेक्ट को भी हमने स्वीकृति दी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समझौते की एक एक बात का फुल स्टॉप कॉमा में टाइम बाउंड मैनर में अमल किया जाएगा और आपके विश्वास पर नरेंद्र मोदी सरकार खरी उतरेगी। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में असम की शांति प्रक्रिया निरंतर जारी है। असम के लिए और एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा असम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुली गृह मंत्री अमित शाह जी का देख दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे, सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ चुका है। और अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का। जेडीयू की कमान अब नीतीश कुमार के हाथों में फिर से आ गई है। नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यह प्रस्ताव बैठक में खुद ललन सिंह द्वारा लाया गया। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को जेडीयू का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में स्वीकार करते ये बताते हुए हर्ष है कि सेकंड हाफ में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी लगातार जदयू को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कि यह इंडी गठबंधन और जदयू के अंदर चल रही उथल पुथल का परिणाम है, जिसका बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही थी, बिहार में अच्छा काम हो रहा था, उद्योग रोजगार में काम हो रहा था। हमें छोड़कर वो गए थे आरजेडी की तरफ, लेकिन आरजेडी ने उनको अच्छा सिला दिया, उनको जो वादा किया उसे तोड़ दिया। अब जब एनडीए अलायंस के संयोजक नहीं बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए अपनी पार्टी के। और बिहार में क्योंकि बीजेपी 40 की 40 सीट जीतने वाली है, तो जो हार होगा उसका ठीकरा भी उन्हीं के कंधे पर फोड़ा जाएगा। तो इससे कोई फर्क बिहार में पड़ने वाला नहीं है। पहले भी ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी मानी जाती थी, जिस तरह बसपा बहन जी की पार्टी, सपा अखिलेश जी की पार्टी और ये पार्टी नीतीश कुमार जी की पार्टी है। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, इससे बिहार की राजनीति पर
कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह का इस्तीफा होना पहले से तय था। उसका कारण था कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उन पर से विश्वास उठ चुका था और पूरी पार्टी बिखराव की स्थिति में आ गई थी। लोग पार्टी छोड़ करके भाग रहे थे। कहीं न कहीं पूरा जदयू त्रस्त था और एक लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड राजद के यहाँ गिरवी रखा हुआ है और दोनों टाइम चरण वंदना चल रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री जी को ये कदम उठाना पड़ा होगा। और जनता दल यूनाइटेड वैसे भी अब बिखर चुका है। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। पीएम अयोध्या में नागरिक सुविधाओं के सुधार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने अपने फेसबुक अकाउंट में पोस्ट करके एयरपोर्ट की सुंदर तस्वीरें साझा की हैं। इसके साथ ही पीएम ने पोस्ट पर लिखा, यह एयरपोर्ट आधुनिक बुनियादी ढांचे को भारत के सांस्कृतिक लोकाचार के साथ सहजता से जोड़ता है। और वहीं अयोध्या दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला मंदिर में पूजा अर्चना की। तो अयोध्या में नए राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है। विकास परियोजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शनिवार को अयोध्या पहुंचेंगे और वो यहां एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ ही कई बड़ी परियोजनाओं की सौगातें देंगे। इससे पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में उस मैदान का निरीक्षण किया जहां कल पीएम मोदी रैली करने वाले हैं। और इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी भी ली। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भव्य राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर स्थापित की जाने वाली भगवान रामलला की मूर्ति को लेकर आज अयोध्या में निर्माण समिति और ट्रस्ट की बैठक में प्राण प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति का चयन किया गया। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा सहित ट्रस्ट के सदस्यों की 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति पर सहमति बन गई। प्राण प्रतिष्ठित होने वाली मूर्ति की आधिकारिक घोषणा होना हालांकि बाकी है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी ECTA को अमल में आए आज पूरा 1 साल हो गया है। दोनों देशों ने 29 दिसंबर 2022 को इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार में तेजी लाने की मंशा से किए गए इस समझौते ने बीते 1 साल में बेहद सकारात्मक नतीजे पेश किए हैं। भारत से ऑस्ट्रेलिया हो रहे निर्यात में बड़ा उछाल देखने को मिला है। वहीं पिछले 5 सालों की तुलना में बीते 1 साल में ही ऑस्ट्रेलिया से भारत में FDI करीब $300 मिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। वाणिज्य मंत्रालय में अपर सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया,
कि भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता के बाद दोनों देशों के बीच शुल्क मुक्त निर्यात में तेजी आई है। This is one FTA which has actually indicated that the negotiations have been done on comparative advantages, and the preferences or the advantages on which preferences has been given by each side to the other side, industry has been leveraging that, and there has been some early shoots which indicate that there has been growth in exports from both sides in areas where preferential tariffs were given. और चीन पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की आयात की निर्भरता से जुड़े एक सवाल के जवाब में वाणिज्य मंत्रालय में अपर सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि हर देश की कोशिश होती है कि किसी एक वस्तु के आयात के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता की तरह के व्यापार समझौते हमें आयात के लिए नए विकल्प प्रदान करते हैं। Every country wants to have a certain degree of self-sufficiency and certain amount of resilience in trade. And when we talk of resilience in trade, everybody wants to diversify trade. And one of the key drivers of resilience is also reducing import dependence for any commodity on any nation beyond a point. So one cannot be dependent on a country for a particular product for a large volume to meet the domestic market. That reduces the resilience. There are instances like that. It is not easy to decouple all these things in a year or so, but every country has been trying to do, and these FTAs do offer opportunity for better diversification, more resilience. और अब अगली खबर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस वार्ता की। कतर अदालत द्वारा 8 भारतीय पूर्व नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम करने पर उन्होंने कहा कि अभी कतर का विस्तृत फैसला नहीं देखा है। फैसले के बारे में मौखिक रूप से जानकारी सामने आई है। अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीयों का हित पहली प्राथमिकता है। इसको लेकर लीगल टीम और प्रभावितों के परिवार के साथ आगे की प्रक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे। जब तक हम नहीं देख पाए जजमेंट पूरी तरह, हम खुद ना देख पाए, हमारी लीगल टीम ना देख पाए, हम और कुछ टिप्पणी इसमें नहीं करना चाहूँगा। आपने देखा है हमने उसमें क्या कहा था कि जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस किया गया है। ये बयान दिया गया था, ये जजमेंट दिया गया था मतलब ओरल वे में, और जब तक डिटेल जजमेंट ना हो इसमें कहना ठीक नहीं है। अगला स्टेप्स हमने कहा कि डिस्कस करेंगे लीगल टीम के साथ, उनके फैमिलीज़ के साथ, हमारे जो भारतीय हैं उनके परिवार वाले हैं, उन सबके हित के लिए हमारा सबसे सर्वाधिक कंसर्न हमारे उसके बारे में है। तो उस दृष्टिकोण से हम अभी थोड़ा वेट करते हैं जब तक हमारा वो जजमेंट हमारे पास और हम देख पाएँ। और पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को संरक्षित करने की नीति पर अरिंदम बागची ने कहा कि हम किसी भी देश की आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन भारत उन सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखे हुए है जिससे हमारे देश की सुरक्षा प्रभावित होती है। हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों का ये इस तरह से मेन स्ट्रीम में आना कोई नई बात नहीं है और लंबे समय से उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। ये इस तरह के डेवलपमेंट्स में हमारे क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हमारी ओर से हम उन सभी डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना जारी रखेंगे जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी तरह से भी प्रभाव पड़ सकता है। और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तान के प्रत्यर्पण के अनुरोध को लेकर अरिंदम बागची ने कहा कि संबंधित दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत में प्रत्यर्पित करने के लिए कहा गया है। As you are aware, the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have
We have, of course, been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in a particular case. इस समय की एक बड़ी खबर, राजस्थान की भजन लाल सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ पहले ली थी। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की बढ़ती संख्या हर दिन रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। इस समय प्रतिभागियों की संख्या 7 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। यह यात्रा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 4,626 शहरी क्षेत्रों और 1,34,459 ग्राम पंचायतों तक ये यात्रा पहुंची। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए नए प्रतिभागियों से लगाया जा सकता है। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे। अनुराग सिंह ठाकुर ने जिले के झंडूता क्षेत्र में पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनता को आसानी से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की सरकार ने जनता के द्वार तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये देश के कोने कोने में देश के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत भी करवा रही है। न केवल जानकारी बल्कि सुविधाएं, जो लोग वंचित रह गए थे वो अपने फॉर्म भी भर रहे हैं। चाहे आयुष्मान भारत हो, आवास योजना हो, आपका आधार कार्ड हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। ये पहली बार हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के द्वार अपनी सरकार को ले जाने का काम किया, अपनी योजनाओं को ले जाने का काम किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस यात्रा के दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखे गए एक स्कूल का दौरा करने के लिए पहुंचे। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सेंट पीटर्सबर्ग में रविंद्रनाथ ठाकुर जी के नाम से जाने जाने वाले विद्यालय का भ्रमण कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। भारत के प्रति उनका अनुराग वास्तव में मन को छू लेने वाला था, खुद ही देखिए। अगली खबर, हमास के हमलों से इजराइल में ध्वस्त हुई इमारतों को फतेहपुर के श्रमिक सजाने संवारने का कार्य करेंगे। इजराइल ने श्रमिकों के पैदा हुए संकट को लेकर भारत से मदद मांगी थी। इन श्रमिकों को प्रतिमाह 1,37,000 रुपये वेतन के अलावा चिकित्सा और बीमा की सुविधा भी मिलेगी। इजराइल जाने को लेकर कामगारों में भी काफ़ी उत्साह है। हमने देखा कि सैलरी भी अच्छी खासी है, तो हमने कहा हमारे घर की परिस्थितियाँ थोड़ा डाउन थी, वहाँ उतना हम नहीं कमा पाते यहाँ पे रह के गाँव घर में, तो हमने सोचा एक बार मौका देखे। गवर्नमेंट हमें को ये मौका दे रही है तो हम ये मौका खोना नहीं चाहते। अगर सिलेक्ट हो गए तो घर की हमारी परिस्थितियाँ सुधर जाएंगी, थोड़े माहौल आगे का फ्यूचर भी अच्छा बन जाएगा। और सहायक श्रम आयुक्त सुमित कुमार ने कहा कि यह हमारे देश के कामगारों के लिए इजराइल जाने का अच्छा अवसर है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ये बहुत अच्छा मौका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सफल नेतृत्व है भारत
की जिस तरह से विश्व में स्थिति बन रही है, ये बहुत अच्छा मौका है कि इजराइल ने भारतीय लोगों को ये अवसर दिया है और कहीं ना कहीं जो रोज़गार के इनकी स्थिति है, सैलरी की स्थिति है, बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी सैलरी उनको मिलेगी जिससे उनके परिवार के लिए उनके बाकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। तो मेरे विचार में ये बहुत अच्छा मौका है और लोग इसके लिए उत्साहित भी हैं। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।